अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, अच्छी बात और अच्छी खबर हमारे लिए जो हम कराची में रहते हैं ये है कि आजकल जब हम बाकी शहरों में बात करते हैं ना, जैसे आई वाज टॉकिंग टू माय मदर इन लाहौर और मैं मौसम का हाल पूछ रही थी तो अम्मी ने कहा कि मतलब क़यामत की गर्मी है एंड ऑल दैट, एंड वी कैन से कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम। अच्छा, कल पता है क्या, कल दिन में मतलब पीक गर्मी के आवाज में 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था शहर में, और टाइम शायद रात में इससे भी कम। लेकिन तो हवा भी चल रही थी, और क्योंकि कराची में यूजुअली लेट जुलाई एंड अगस्त इसी तरह का क्लाउडी विंडी होता है। आपको पता है एक जमाने में, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, जिस तरह लाहौर में सर्दी में शादी रखते हैं ना लोग, एक जमाने में लोग कराची में जुलाई और अगस्त के शुरू में शादियां स्केड्यूल किया करते थे। अच्छा, फिर वो जाहिर खत्म हो गया, लेकिन अभी वैसा ही परफेक्ट किस्म का वेदर चल रहा है। और यहाँ जो सही गर्मी पड़ती है ना, वो सितंबर और फिर अक्टूबर में भी पड़ती है। तो जब आ जाएगा तो तब बात कर लेंगे ना, लेट अस एंजॉय। एक तो मैं कोई अच्छी बात कर दूं ना तो अभी वेट कीजिएगा और फिर बुरा बताना शुरू कर देते हैं आप। मतलब देखिए, ये नेचर टू नेचर, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं जरा आने वाली जो मुश्किलात होती हैं ना, वो मेरे जहन में हमेशा रहती हैं। अब्दुल्ला, यू नीड टू लिव इन द मोमेंट। अभी जो हो रहा है उसको तो एंजॉय कर लो। चलिए, आपकी जो भी अप्रोच हो जिंदगी में, आप हमें लिख के बताइएगा कि यू लिव इन द मोमेंट, या फिर आने वाले दिनों के लिए भी आप को थोड़ी बहुत परेशानी सताती रहती है। मतलब ठीक है, ओके, यस, सितंबर इज यूजुअली वेरी हॉट, बट एट द मोमेंट एज वी स्पीक, वरना हम रोज आजकल मौसम की बात नहीं कर रहे, आज मैं कर रही हूँ ना, बिकॉज इट्स रियली गुड। एंजॉय इट। और कल तो बल्कि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। प्लीज लिख कर बताइएगा आज जियो पाकिस्तान टीवी पे, और अगर हम आज जीत भी जाएं तो मौसम और अच्छा हो जाएगा। आज हमारा दूसरा ओडीआई अगेंस्ट अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज है जो कि हो रही है कहाँ? हम्बन टूटा। आज मैंने लिखा है, आज श्रीलंका में हम टूटा में आज दूसरा मैच। अच्छा, ओके, तो एक तो हम देखें 3 है मैचेस, एक हम जीत चुके हैं तो बर्तरी ऑलरेडी हमें हासिल है। और आपको याद ही होगा कि हमने कितने रन से हराया था अफगानिस्तान को, 142 रन से। नॉट दैट हमारा कोई स्कोर बहुत आला था फॉर एन ओडीआई मैच जो कि 50 ओवर्स का होता है, और वो भी 201 रन बना के। हाँ, हमने कुछ 400 रन नहीं बनाए। हाँ, मतलब लिटरली लोग 400 मतलब टीम में बना रही होती है, बिकॉज 50 ओवर्स हैं, तो हमने भी कोई खास वैसे नहीं किया था, लेकिन उन्होंने तो बहुत ही बुरा किया था परफॉर्मेंस उनकी। लेकिन आज दूसरा होगा 2:30 बजे होगा दोपहर पाकिस्तान टाइम। और साथ ही आपको बता दें कि आईसीसी ने खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जो है वो बाय द वे जारी कर दी है, और अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार बैटिंग करने पर इमाम उल हक जो है वो तीसरे नंबर पर आ गए, लैंड किया उन्होंने आके। फखर जमान 5वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स की फहरिस्त में हारिस रऊफ की रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी हुई है, और पाकिस्तान के पास आज जीत की सूरत में सीरीज अपने नाम करने का मौका भी अच्छा है मौजूद। मतलब आज अगर हम जीत जाएंगे तो इस सीरीज में हम क्या होती है वो फैसला कुन बर्तरी हासिल कर लेंगे। हाँ, मतलब विल विन। हाँ, we will win the series। अच्छा, बाय द वे बाबर जो है वो आपको पता है ना, वो तो काफ़ी अरसे से पहले नंबर पे ही हैं, और इसीलिए हम नहीं बताते बिकॉज दैट गोज विदाउट सेइंग कि नंबर 1 पे कौन है, बाबर। बल्कि नंबर 1 निकाल दें, बस बाबर पोजीशन कर दें, क्योंकि वो दैट इज द माशाल्लाह नंबर 1 हमेशा डरता रहता हूँ कि बस नजर ना लगे किसी को। अच्छा जी, अब बाबर जो है वो अपने प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे मैदान में या किसी नए लड़के को चांस देंगे, ये देखना होगा। इसी पे बात कर लेते हैं, करना क्या चाहिए। अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज का आज दूसरा मैच होना है। पहला तो आपको पता ही है, हमने आपसे भी डिस्कस किया था, और आज हमारे पास अच्छा मौका है सीरीज में बर्तरी हासिल करने का। तो क्या दूसरे मैच में भी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, या फिर यंगस्टर्स को या किसी कुछ तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरना चाहिए? डेफिनेटली देखें, जिस तरह की पाकिस्तान ने ये विक्ट्री ली है, मुझे तो नहीं लगता कोई चेंजिंग होगी, क्योंकि पिच ज़रा मुश्किल था, और पाकिस्तान की टीम जिस तरह 200 स्कोर के करने में कामयाब हुई, और उस तरह डिफेंड करना 200 स्कोर को, ये टोटली एक एफर्ट होती है। तो इस तरह की एफर्ट के बाद टीम में चेंजिंग करना मैं नहीं समझता कि मुनासिब फैसला होगा। अच्छा, थोड़ी सी बैटिंग की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स की क्वालिटी जो है उसमें तो कोई शक नहीं है, और दुनिया का बेहतरीन जो पेस अटैक है वो नज़र आता है। लेकिन बैटिंग की बात करें तो की तरह बल्कि स्पिनर्स पर एक शक ज़रूर है कि वो कभी दे वर्कआउट कभी दे डोंट। तो आपको लगता है कि शादाब, उसामा मीर, इफ्तिखार, ये सारे जो हैं वनडे में बड़ी टीमों को टक्कर दे सकते हैं, और मज़ीद जो स्पिन ऑप्शंस हैं उनको देखना चाहिए, वैरायटी लानी चाहिए, ये नहीं बेसिकली?
नहीं, देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, नवाज की शक्ल में ऑप्शन भी है, और ये कि उसामा भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका की पिचेस के मुताबिक वो बॉलिंग करेंगे, जैसे राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं उनको देखना चाहिए, शादाब को भी देखना चाहिए, जिस तरह राशिद खान बॉलिंग कर रहे हैं थोड़ा सा वो जान में बॉलिंग कर रहे हैं, इनको भी करनी पड़ेगी, फिर जाके कामयाब होगी। देखिए अच्छा सही, लेट्स सी क्या होता है। अब अफगानिस्तान की बात करें तो बहुत सालों से यही नज़र आ रहा है कि बड़ी जारहाना क्रिकेट खेलने वाली बड़ी दलेर टीम है ये। बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन बैटिंग में ज़रा टेम्परमेंट नहीं बना पा रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए कोई टिप्स हैं आपके पास? काफी इम्प्रूव किया है, और देखा जाए आज से कोई 5-6 साल पहले जिस तरह अफगानिस्तान की टीम थी, 5 सालों में काफी फर्क पड़ा है। स्पेशली इनके पास जो वर्ल्ड क्लास बॉलर आए हैं, राशिद खान है, नबी खेल रहे हैं, और बैट्समैन में भी काफी इनके पास अच्छे बॉलर बैट्समैन आए हैं, और बॉलर भी अच्छे इनके पास आए हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो नजर आ रही है। और बैटिंग में थोड़ा सा इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वनडे क्रिकेट की तरह खेलना पड़ेगा। अग्रेशन से खेलेंगे तो फिर ये जो क्रिकेट है एक बॉल पे आप आउट हो जाते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हमने ज़रा ऑल राउंडेड तज्जिया ले लिया, अपने लड़कों की तो बात की ही, साथ ही मुखालिफ टीम और हमसायों के लिए भी टिप्स ले ली। मतलब आई बी सो नाइस अबाउट इट, दिस इज़ अ गेम, ओके, एंड वी हैव टू विन। तो ज़्यादा मशवरे दूसरे को देने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, थिंग्स आर नॉट नाइस अदरवाइज। वैसे पर्टिकुलरली मईशत की अगर बात करें तो आपको पता ही है पेट्रोल की क्या सूरत हाल है, मज़ीद बढ़ने के अंदेशा, खदशा सब कुछ जाहिर किया जा रहा था। बिजली के बिलों ने तो मार दिया है लिटरली, समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, और सब्सिक्वेंटली फिर सब कुछ महंगा होता है। बच्चों की स्कूल की फी महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे हो जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और हमारे यहाँ वैसे मैं नोट कर रहा था, एक्सेप्ट फ्यू वॉल्ट कम्युनिटीज़ जो बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, चांदी की हैं वैसे, कराची में तो ज़्यादा हैं भी नहीं, उनके अलावा कोई निज़ाम नहीं है किसी भी बड़े स्कूल का स्कूल बस के थ्रू पिक एंड ड्रॉप का। हाँ, व्हाई इज दैट? वैसे आपको कितनी स्कूल बसेस, यू नो, प्रॉपर स्कूल बसेस नजर आ रही होती हैं? स्कूल बसेस जो कि स्कूल की बसेस होती हैं, नॉट एम्प्लॉयड, नॉट हायर्ड और रेंटेड बाय द पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो एक कोई बस या वैन वगैरह लगवा लेते हैं। नॉट मैनी यूनिवर्सिटीज वगैरह की आती हैं नजर, लेकिन स्कूलों की नहीं। मेरा ख्याल है कि अगर ये बड़े बड़े स्कूल जो ए लिस्टेड स्कूल हैं, अगर यही निज़ाम शुरू करें और इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि अपना सिलसिला बना लें, तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। और आपको वैसे ही बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि 40 बच्चा जो 40 गाड़ियों में आ रहा है, अगर वो 40 बच्चा एक गाड़ी में आएगा तो कितना एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। और अगर स्कूल्स ये प्रपोज करें आइडिया, तो पेरेंट्स वुड एक्चुअली लाइक इट, एंड आई थिंक दे कैन कम टू सम अंडरस्टैंडिंग वेयर दिस कुड बी डन। बहुत कुछ हैं स्कूल्स एक्चुअली जो ऐसे कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम। So this model needs to be utilized. अच्छा, मईशत की ही चूंकि हम बात करें, everything is connected to that, तो पाकिस्तान की मईशत आपको पता ही है कि संभलने का नाम तो ले ही नहीं रही, और IMF मुआहदे भी जो है ना वो माशी इंडिकेटर्स को बेहतर करने में काफ़ी नाकामी है सो फार। ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत के बाद मईशत तेज़ी से नीचे की जानब जो है वो गामजन है, और निगरान हुकूमत का पहला अशराई मईशत पर बड़ा भारी भी साबित इस तरह हुआ। रोलिंग बॉल है जो डिसेंट पे छोड़ दिए किसी ने। डॉलर से पता चल गया होगा ना आपको कि डॉलर जो है वो रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, और कल ओपन मार्केट में $1 ₹6 इजाफे के बाद 312 रुपए का हो गया। मतलब हम पहले 200 की एंडिंग में थे ना, वो हमें अच्छा, ये बस 300 ना क्रॉस हुआ वो ऊपर। ये हम वैसे स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन डॉलर के बारे में लोग कह रहे थे भाई दिसंबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। दिसंबर नवंबर तो बहुत दूर है, मतलब तकरीबन 312-315 पे तो हम सितंबर में पहुंच गए हैं। हाँ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 63 पैसे बढ़ी। इंटरबैंक में कल डॉलर $299.64 पर बंद हुआ। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इनायत हुसैन ने इस मामले पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग में मौक़िफ़ अपनाया कि डॉलर की डिमांड बेतहाशा बढ़ने के बायस रुपए की कदर गिर गई है। लोगों ने डॉलर खरीद कर घरों में रखे हुए हैं। दरामदात बढ़ने के बायस एलसीज खोलने के लिए डॉलर की कीमत बढ़ी है। डॉलर कंट्रोल करने में वक्त लग सकता है। सब जानते हैं डॉलर बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल की कीमतों पर भी इसका असर नज़र आता है। IMF मुआहदे के बाद उम्मीद थी कि डॉलर काबू में आ जाएगा, लेकिन जिस रफ्तार से डॉलर ऊपर जा रहा है, इस पूरी सूरत हाल में निगरान हुकूमत चुप साधे बैठी है। कल हमारे पास निगरान वज़ीर इत्तलात थे और हम कह रहे थे कि भाई निगरान वज़ीर ख़जाना को कहें ज़रा सहाफ़ियों के सवालों को जवाब दें, आवाम के सवालों का जवाब दें, ज़रा आएँ और बताएं कि अचानक से एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ
तितर बितर सा होता हुआ नजर आ रहा है। जवाब हमें तब भी कोई खास हाँ, आवाम के साथ मईशतदानों के लिए अलग परेशानी है। सो ये सारा मामला है। हम ज़रा आवाम की नब्ज़ समझने के लिए अपने साथी रियाज आंडी की तरफ जाएंगे और उनसे जानेंगे कि अब तो निगरान हुकूमत बन गई है, लोगों की ज़िंदगी पहले भी बहुत मुश्किल थी, लोग अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। रियाज तो मुझे लग रहा था किसी पार्क में है मौजूद, सुबह सुबह मैंने देखा था। रियाज बताएं जरा, व्हाट्स द सेंस आउट एंड अबाउट? अच्छा, रियाज जो है ना वो बहुत इंजॉयज ले रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी जगह पहुंचे हुए हैं और लग रहा है कि बड़े अच्छे मौसम में है। और कराची में तो आपको पता है मौसम अच्छा भी है। रियाज, आवाज आ रही है? हम राब्ता कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ही डजंट वांट कि उनके साथ राब्ता हो। योगा शुरू करती है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो इधर उधर देख रहे थे और मौसम भी तो हमने पहले ही बता दिया। और वो परिंदे इधर उधर ताक रहे हैं और कबूतरों को दाना डालकर अब सुकून कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे ये बात है कि हालात जो भी हो ना, वी नीड टू स्माइल एंड किसी तरीके से हमें कोई ना कोई छोटी छोटी खुशियां जो हैं वो ढूंढनी पड़ेंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक कुछ बात बता रही थी, मतलब बात पे तो पहुंचने देना। जैसे हमारी मीम मार्केट जो है ना, आज सुबह सुबह मैंने एक मीम देखा, वो मार्केट ही हुई ना, तो मीम्स बन रहे होते हैं एंड ऑल दैट। तो उसमें एक बंदा था, वो अपना इलेक्ट्रिक बिल देने गया हुआ है, तो वो उस काउंटर पे खड़ा है, नीचे पूरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बिल एंड द पर्सन इज ओनली इन हिज इनर वेयर। मतलब उसने लिटरली अपने कपड़े भी बेच दिए हैं या उसके पास कुछ भी नहीं रहा और वो बिजली का बिल दे रहा है। और एक्चुअली लोग जब बता रहे होते हैं कि जी हमारा क्या हाल है और आज क्या बिल आ गया और ये महीना किस तरह चल रहा है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, वी रियली हैव नथिंग। कि वो बंदा अपने इनर वेयर में खड़ा हुआ काउंटर पे पैसे दे रहा होता है। अच्छा, रील से बात आई, अब एक नई लैंग्वेज में ऐसे कहता हूँ, लिटरली दिस इज अ न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यू नो, देयर आर फ्रेंड्स दैट you are in touch with daily, but you don't call them, you don't send a text message, you just share reels and memes, and that's the whole conversation. हाँ, वैसे that's true। रियाज, हम बहुत आगे निकल गए हैं बातों में। आपको इस वक्त हमारी आवाज आ रही है? आप भी चलते चलते आगे चले गए थे। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, लवली बातें मैं सुन रहा हूँ। तो रियाज, अब बताइएगा, हम लोगों की मुश्किलात की बात कर रहे थे, आप सारा दिन रिपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर माशी मुश्किलात लोगों की जानने की कोशिश करते हैं। हाउ आर पीपल मेकिंग बोथ एंड्स मीट? अद्वियात की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की फिर सुनगुन है कि बढ़ सकता है, बिजली के बिल बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, निगरान हुकूमत है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, इट्स नॉट टोटलिटी कि अगर एक ही पिक्चर को आप पूरी सोसाइटी के ऊपर जो है आप उसको भेज दें, ये एक ऐसा फिल्टर नहीं है। कुछ लोग हैं बहुत मुश्किल है उनके लिए, आई मीन इम्पॉसिबल, एंड कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ है और महंगा कर दो हम कर लेंगे। तो जो वेल्थ क्रिएशन है वो इतना स्क्वीज हो रहा है एक खास तबके की तरफ कि वो दूसरा एंड जो है वो बिल्कुल मुतासिर हो रहा है। क्या वजह है? बिकॉज हम जो है प्रोड्यूस नहीं करते। अब तक जो है हम मांग कर अपनी मईशत को चलाना समझे हैं, और अब उसमें वो कर्ज ले लेके वो स्नोबॉल इतना बड़ा हो गया है कि अब हमें अपनी सूद के लिए तकरीबन 9,000 अरब रुपया चाहिए, जो हमारी टोटल टैक्स आमदनी भी नहीं है। तो हम बिल्कुल एक ट्रैप के अंदर है और उसकी वजह से चल रहा है। क्या हो सकता है? यस, एक दुनिया को जो पैसा कर्ज ले की सूरत में आप लेते हैं, दूसरा तरीका यह है कि आप दुनिया को चीजें बेचें और उनसे करें। ये बात हमेशा होती है एंड वी हैव बहुत सारा पोटेंशियल है, इतने सारे लोग हैं, यंग लोग हैं जिनको काम चाहिए, दुनिया को खाना चाहिए। 8 अरब की दुनिया की आबादी है, हम 1 अरब आबादी का अगर खाना उगाएं तो क्या पॉसिबल है? ये प्लान हो सकते हैं, बट बिकॉज फोकस नहीं है तो डिफिकल्ट है। तो एक तो बात है जी, प्रॉब्लम ये है कि ये जो टर्म है ना पोटेंशियल, ये भी रेजिलिएंट की तरह अब हमें अपनी किताब से इसलिए आउट कर देना चाहिए बिकॉज वी आर नॉट रियली यूटिलाइजिंग दैट पोटेंशियल। हम पोटेंशियल की बात करते रहते हैं। वेरी राइट। लेकिन मैं इसके साथ ये भी शामिल करना चाहूँगा कि इस वक्त जो एक फंड की आपने कोशिश की है वो इसीलिए की है। मेरी जो बिजनेसमैन से बात होती है, उनसे पूछा कि क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, तो ये कहा कि जब आर्मी की जा रहे थे मुल्कों में, मिल रहे थे लोगों के साथ, तो वो कहते थे हम आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आपकी सियासी क़यादत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन बड़ा पुराना किस्सा हो गया, खैर इससे भी वी नीड टू मूव ऑन। अब रियाज, ये बताइएगा ब्रीफली, ये बता दें कि डॉलर
क्यों इतना बेकाबू हुआ है? गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते में ओपन मार्केट में तो पता नहीं कहाँ 312 तक कल क्लोज हुआ था। सो इस पे ये फॉरेक्स वाले ये क्या कहते हैं? तो आपने जब उसे काबू में रखा था तो आपने अपनी इंपोर्ट को भी काबू कर लिया था, आपने उसे काट दिया था बिल्कुल। तो लोग कहते हैं ये पैम्पर नहीं है, बाहर से जितनी चीजें आ रही हैं वो शॉर्ट हो गई थी। अब आपने उसको खोल दिया है और कहाँ तो पिछले महीने का जो डेफिसिट है वो 80 करोड़ हो गया, यानी 80 अरब का खसारा है। मतलब ये है कि मेरी जेब में जो पैसे थे वो सारे खर्च हो गए, फिर मुझे किसी और से 80 करोड़ डॉलर और लेना पड़े अपनी पेमेंट के लिए। उससे 1 महीना पहले जाते हैं तो मैं इतनी कंट्रोल कर लिया था मैंने अपनी इंपोर्ट को कि सारे पेमेंट करने के बाद मेरी जेब में 30 करोड़ डॉलर था। तो ये बेसिकली फर्क है। जब IMF की शर्त में आपने इसे खोला है तो हर कोई जो है वो सब कुछ मंगवाना चाहता है, वही पार्टी है, वही बोल है, जो कोई जो है ना पंच पोल है उसको हटाना नहीं चाह रहा, तो पार्टी इज ऑन। तो वही कंजम्पशन वाली जो ग्रोथ है इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, सिंपल ये है कि हम इसको उधार लेते हैं और मईशत चलाते हैं। इस मॉडल को हमने ये करना है कि दुनिया को बेचना है, उससे पैसे कमाना है और उससे चलना है। दोनों सूरतों में पैसे बाहर से आते हैं एंड बस यही ट्रिक है जिसके ऊपर वर्क करना है। ये तो निज़ाम है, पता नहीं कब रियाज, होगा। थैंक यू, एंजॉय योर स्ट्रोल इन द पार्क। एकदम से ऐसा लग रहा है कि कुछ बिखर सा रहा है। मतलब अगर हम अपनी मौशी आशारिये देखें और डॉलर की उड़ान देखें तो वहाँ भी सूरत हाल काबू में नहीं आ रही। और फिर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो वो कराची में तो उसका भी हाल बुरा है, क्योंकि कराची में जराइम किसी सूरत काबू में नहीं आ रहे और ये तासुर जो है ना वो जड़ पकड़ता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि शहर पर अगर किसी का राज है तो वो है कौन? स्ट्रीट क्रिमिनल्स, which is also, well, this is how it seems। तो कराची की आपको बता दें कि कोई सड़क, कोई गली जो है वो इन डाकुओं से महफूज नहीं है और घरों में डकैतियों की वारदातें जो हैं वो अलग हैं। अगर आप लिटरली अपने घर में सिक्योर ना फील करें तो वो आपको क्या सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस शहर की होनी है? जराइम पेशा अफराद सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं, शहरी लुट रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं। अब जाहिर है ये आज का मसला तो है नहीं। रवां साल 6 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 44,000 से ज़ायद वारदातें हुई हैं। मुज़ाहिमत पर 72 शहरियों को कत्ल किया गया। अब 90 दिन में इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। अपेरेंटली अगर फरवरी मार्च में इलेक्शन होने हैं तो इंटरिम सेटअप्स को भी अपना ठीक ठाक वक्त गुजारना है और जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। इसी पे अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ होम मिनिस्टर हैं सिंध के ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब शुक्रिया वक्त दिया आपने। हारिस साहब, पुलिस की कमान भी ज़ाहिर तब्दील की गई है, आपने ब्रीफिंग ली, अभी रिसेंटली आपने चार्ज संभाला है कि शहर में क्या सूरत हाल है और अचानक से ये तासुर है कि वारदातें बढ़ रही हैं। क्या फैक्ट्स भी इसी को साबित कर रहे हैं या प्रॉब्ली रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं केसेस? दुल्ला देखें, बिल्कुल पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने ब्रीफिंग में आई हैव टोल्ड एवरीथिंग इन ए वेरी क्लियर इन 4-5 थिंग्स को जो हमने फोकस करने हैं और इंशाल्लाह यू विल सी विद इन 2 वीक्स देयर इज अ मार्क डिफरेंट इन स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग एंड किडनैपिंग सब हो जाएगा। इशू इज के एक तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि यहाँ पर वो जो आपके सामने स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, जिस स्नैचिंग भी है, उसके साथ फिर टारगेट किलिंग भी है, बट इसको हमने, मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। देन सेकंड ऑप्शन उसको जो मुनशियात हैं वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी हैं स्कूल्स कॉलेज बच्चों में कि हम अपने यूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल गो टू द लास्ट एक्सटेंट टू इंश्योर कि दोज ऑल आर नैप्ड एंड सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू स्टेट लॉ। नंबर 3 प्रॉब्लम हमारी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि आपके जो कच्चे के इलाके हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं बात करता हूँ घोटकी, चैकमवाद, शिकारपुर, कश्मीर, और यहाँ पर हम बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हम प्लान कर रहे हैं कि इनके खिलाफ बिल को ऊपर क्रैकडाउन एंड ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट दिस जो डिफॉल्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है कि इन चीज़ों, और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है ये जो अफगान नेशनल के साथ प्रॉब्लम है, फिर ये पश्तून मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी पिंडी में, आपने देखा होगा, उसको हमने यहाँ नहीं होने देना। इंटरफेथ हार्मनी की बातें कर रहे हैं जो जैसे मणिपुर इंडिया में हो रहा है और यह जड़ामला में शुरू हुआ है। सो इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद यू विल सी द माई पुलिस इज गोइंग टू बी ऑन रोड फ्रॉम 7 o'clock टिल 11 o'clock। ये क्राइम का ज़्यादा पीरियड हो जब फैमिली बच्चे घरों से निकलते हैं
और दैट इज टाइम करते हैं, तो वो उसके साथ फिर हम डायरेक्ट सेफ सिटी का बड़ा अपग्रेड प्लान। ब्रिगेडियर साहब, आपने प्रायोरिटाइज तो करके हमें बता दिया, विच इज ग्रेट दैट यू आर ऑन इट, लेकिन व्हाट्स द प्लान? मतलब आप कह रहे हैं कि वील सी अ मार्क डिफरेंस इन 2 वीक्स, दैट इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। हम तो बात कर रहे हैं कि अगले इस साल के 6 महीनों की बात करें तो 44,000 वारदातें ऑफ डिफरेंट नौयत ये सब कुछ हुआ है। Where do you start from and what exactly are you planning to do? हमारा देखें, इसमें सबसे ज़्यादा मैंने देखा है जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं वो 7 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान में होते हैं, जब फैमिलीज लोग अपने घरों से फिर तो शॉपिंग पे जाते हैं, घर जा रहे होते हैं। सो आई एम गोइंग टू पास वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस कि कोई SHO, कोई DSP एंड SP will not be in their offices. They will be on road on mobiles, carrying out जो hotspot area वहाँ पर they should moving around. Physical presence immediately address, और वहाँ पर अभी हम कैमरे भी फिट करने लगे, इनको पकड़ा गया, बहुत हमने पकड़े शुरू कर दिए हैं, वो मैंने बड़ा कर रहा हूँ। आप देखेंगे 2 हफ्ते के बाद आपको कितना फर्क नजर आएगा। I'm very serious about it. चलिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट हारिस साहब। और एक और मामला सामने आता है कि ये पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पकड़े जाते, लेकिन ये जेलों में जाते हैं, मज़ीद बेहतर होके आते हैं, मतलब अपनी लूटमार और वारदातों में मज़ीद मुनज़्ज़म होके आते हैं, नए कनेक्शंस बनाकर आते हैं, छूट जाते हैं, दोबारा वही काम करते हैं। तो इस पे भी प्रोसिक्यूशन पे भी ज़रा तवज्जो देंगे आप इस थोड़े से दौरान में? इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन है इट हैज़ टू वेरी फुल फुल के लिए हम अभी इंसेंटिव वर्कआउट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स को, वो डिपेंडिंग ऑन कि कितनी उनकी कन्विक्शन रेट होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी गोइंग टू गिव लॉट ऑफ इंसेंटिव टू देम। और उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि क्राइम स्ट्रीट क्राइम होता है, पकड़ते हैं 5,000 रुपये में बेल लेके वो छोड़ जाता है। So we are going to talk to judiciary also. We have to have coordinated effort. 6 दफ़ा 7 दफ़ा उसमें लिखा नहीं जाता, ये we mention it कि ये 6ठी दफ़ा इसने क्राइम की है और ये किसी तरीके से छूट रहा है, ताकि वो जजेज जो हैं वो भी इसको देखेंगे, इनको किस तरीके से सॉर्टिंग आउट करना है, इनकी रिहेबिलिटेशन देखेंगे, वहाँ इनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह, बिकॉज वी हैव नो पॉलिटिकल डिजाइन, वी आर ओनली हियर to maintain these priorities, and also then later on when the election is announced, then we have to conduct elections, and that is what is our priority. No victimization, only we are going to see that life and property of people of Pakistan are protected. ब्रिगेडियर साहब, कुछ आपके आने से पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कराची में हरासमेंट के अगेंस्ट वेमेन जो कि सॉल्व नहीं हो पाए, बड़ा एग्रेसिवली उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, तो आर यू ऑन इट? Definitely, मैंने I wanted to get into briefing, मैंने कर ली। Now I'm going to have a very good conference, comprehensive. Whatever is possible, I'm going to talk to them कि किस तरीके से हम अपने अवाम को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, because that is why people select these MPs, MNAs, and they come into power, and then they have to ensure उनकी लाइफ प्रॉपर्टी को इंश्योर करें और उनको बेस्ट सिक्योर एनवायरनमेंट दें अपने कारोबार के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेज के लिए, हेल्थ के लिए। तो इसी कॉन्टेस्ट में वी विल वर्क वेरी स्ट्रांगली एंड स्ट्रिक्टली। कोई आप अभी कैमरों का भी बता रहे थे कि यू प्लान टू इंस्टॉल कैमराज एट अ फ्यू प्लेसेस, एज इन कुछ जगहों पे हैं ज़ाहिर है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे नहीं है। प्राइवेट कैमराज की फुटेज से ही काम लिया जाता है जब भी कोई इंसिडेंट होता है, तो उसका क्या प्लान है सर? इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ऑलमोस्ट सारा रिटर्न वर्क हो चुका है, PC1 की तैयारी है। 48 billion we are going to spend to ensure Karachi is safe from crimes, and it is just not on paper कि हमने ओवरलैपिंग कैमरे ऐसे लगाने हैं from where the accused enters and where he hides, all should be covered, ताकि जैसे आप इंग्लैंड में देखें, अमेरिका में देखें, 9/11 एक दफ़ा हुआ था, it has never happened, because if we are sure हमारी political will में to resolve that, हमने हेल्प करना है और उसको एक सोल्यूशन निकालना है। मैं आई एम गोइंग टू मीट द बिजनेस कम्युनिटी आल्सो, उनसे भी मैं मशवरा करेंगे, एंड देन वी विल गो ऑल आउट फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, होम मिनिस्टर सिंध, हमारे साथ मौजूद थे। कराची के लॉ एंड ऑर्डर पे हमने ज़रा तफसील से बात की। लेट्स सी 2 हफ्ते बाद दोबारा फिर बिल्कुल हारिस साहब को ज़हमत देंगे, बात करेंगे, बिकॉज जो इश्यूज हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह इनको पता भी है, एंड जिस तरह वो कह रहे हैं कि ही हैज़ एन आई ऑन इट, और हम तो इधर बैठे ही हैं, सो वी विल डेफिनेटली बी फॉलोइंग। और पता है क्या, लोगों को भी थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है, इतना खौफ ना खाएं पुलिस वालों से। लिटरली मैं एक कह रहे हैं, आवाम को थोड़ा सा बेहतर होने की ज़रूरत है। सर्टनली पुलिस का कहीं ना कहीं रवैया आपको लगता होगा काबिल एतराज़ है, लेकिन
फिर भी एक निज़ाम है और इस निज़ाम में बेहतरी आई है। ये 80s नहीं चल रहा है। एंड ऑल्सो क्योंकि जब भी हम उनसे बात करते हैं, बारिंग ऑफ 1 और 2 इंसिडेंट्स वगैरह जो हो जाते होते हैं, वो खुद भी आके कह रहे हैं कि ट्रस्ट अस, यू नो इट्स अ डिफरेंट सीन ऑल टुगेदर। तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, माना कि हमारे बड़े प्री कंसीव नोशंस हैं और हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, लेकिन अफसर भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए 100% हमें वो बेनिफिट ऑफ डाउट देख के दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा, बिकॉज बेहतरी आ रही है। अगर हम देखेंगे ही नहीं और बस उन्हीं पे बैठे होंगे कि जी बहुत बुरा होता था। केसेस में भी पर्टिकुलरली जब शिकायत ही नहीं कोई करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर मामले को आगे बढ़ाना। सो शिकायत ज़रूर करें, FIR या जो भी कच्चा पर्चा होता है वो ज़रूर कटवाएं। आपके साथ कुछ मतलब ट्रस्ट करें, थिंग्स आर चेंजिंग एंड इंशाल्लाह मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक बेटर एंड फॉर द बेस्ट एंड डॉक्यूमेंट करें ताकि पता लगे कि असल में सूरत हाल क्या है। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मौसम में जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन हमारे डॉलर की ऊंची उड़ान, लोगों की मुश्किलात, इस सब पे बात कर रहे थे और चीज़ें संभल नहीं रही हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉलर ज़ाहिर है रिकॉर्ड तोड़ा है, हमारे अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा महंगाई हो रही है, हर चीज़ बढ़ती है, लोग भी ज़ख़ीरा कर रहे हैं, मतलब लोग भी, हम इतने अच्छी कौम है वैसे भी, और LCs भी अब खुल गई हैं। क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है? ये मौजूदा हालात में कोई संभलता हुआ नज़र आ रहा है मामला? देखिए, इस वक्त जो रुपए की कदर है उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट कर रही हैं। मसलन इस वक्त इंपोर्ट्स बढ़ी हुई हैं, इसलिए कि हमने IMF के साथ ये एग्री किया है कि वंस वी गेट इनटू द IMF प्रोग्राम, जून में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा और IMF को ये कंफर्म किया कि हम इंपोर्ट्स पे जो कदगन है उसको उठा देंगे। सो आपने देखा कि हमारी इंपोर्ट्स $4 अरब को क्रॉस कर गई। इसके साथ साथ एक बैकलॉग है कंटेनर्स का, वो क्लियर हो रहा है। इसके साथ साथ एक बैकलॉग है डिविडेंड्स का, एक बैकलॉग है रॉयल्टीज़ का। सो ये सारे बैकलॉग्स भी क्लियर हो रहे हैं, इसलिए ऑफ कोर्स डिमांड इंटरबैंक में भी बढ़ी हुई है। फिर ये भी आप देखिए कि जो थोड़ी सी तशवीशनाक बात है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की रेमिटेंसेस हैं जो 19% जुलाई में कम हुई हैं, और इसकी बड़ी वजह यही है कि रुपए की कदर इंटरबैंक और कर्व में फ़र्क है। और हमने एक्सपोर्ट्स में भी देखा है कि कुछ गिरावट है। इसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स तो ज़रूर हैं, पर ऑब्वियसली मुल्क में भी जो हालात हैं वो इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क, जिसको हम कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कहते हैं, वो तय किया है IMF के साथ, और उसमें हमने ये एग्री किया है कि रुपए की कदर इंटरबैंक में और जो कर्व मार्केट है उसका फ़र्क 1.25% से ज़्यादा नहीं होगा। प्लस एक स्टोर ऑफ वैल्यू बना हुआ है, रुपया की जगह लोग डॉलर्स ख़रीद रहे हैं। सो ये सारे अवामिल हैं जो कि क्रिएट कर रहे हैं एक रुपए की कदर पे प्रेशर। दिस इज़ आई थिंक द ओवरऑल सिनेरियो। अच्छा, समझा दिया आपने डॉक्टर खाकान। ये बताएं कि अब थोड़ा सा बैकग्राउंड, डॉलर को 1 रुपये से 100 रुपये तक पहुंचने में कोई 67 साल लगे, जबकि 200 का होने में कोई लगभग 7 साल लग गए, और फिर 300 का होने में जहां हम आज बैठे हुए हैं उसमें 15 महीने लगे हैं सिर्फ। तो ब्रेक लगेगी नहीं लगेगी ये हम समझना चाह रहे हैं। आप 1 महीने बाद डॉलर की कीमत कहाँ देखते हैं? हमारी जो एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जब हम उनको मिलाते हैं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कवर कर सकें, तो हम करंट अकाउंट का खसारा खड़ा कर देते हैं। सो अगर आपने रुपए की कदर को बेहतर देखना है इन द लॉन्ग टर्म, तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़नी है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़नी है। और तीसरी एक चीज़ जो मैं बड़ा क्लियर हूँ इस पर कि आपको FDI बढ़ानी है। FDI बढ़ाने के क्या तरीके हैं? आपको प्राइवेटाइजेशन करनी है। अब आपने एक ऐसा FC सेटअप किया है जिसमें आप चाहते हैं कि इनफ्लोज UAE, मिडल ईस्ट, CPEC 2 के क्रिएट किए जाएँ, उसमें नए प्रोजेक्ट्स पुट अप किए जाएं। अगर आप ये बढ़ाएंगे तो इन द मीडियम टर्म पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, इसलिए कि नई इंडस्ट्री लगेगी, एक्सपोर्ट होगी। दैट इज़ द रियल वे टू डू इट। कुछ आप अपनी एग्रीकल्चर की जो इंपोर्ट है उसको कम कर सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं। आपने कुछ लिम्स के नाम से कुछ काम करने की कोशिश की है। इन द शॉर्ट रन आपको अपने जो IMF और वर्ल्ड बैंक और AIIB, ADB, सारे मल्टीलैटरल्स
प्लस फ्रेंडली कंट्रीज के फ्लोज हैं उनको बेहतर करना है। मार्केट देख नहीं पा रही है कि क्या कोई फ्लोज आने वाले हैं, वो ये समझ रही है कि शायद अब फ्लो स्लो हो जाएंगे और पेमेंट्स बढ़ती चली जाएंगी। आपने उनको बढ़ाना है ताकि मार्केट में एक सर्टेनिटी क्रिएट हो। और आई थिंक ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो 1.25% का बेंचमार्क आपने तय किया है बिटवीन द कर्व मार्केट एंड द इंटरबैंक मार्केट, क्या हम इसको कंटिन्यू करेंगे एज अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल बेंचमार्क या IMF से इस पर दोबारा बात करने की ज़रूरत है। ये सब वो चीज़ें हैं जो शॉर्ट रन भी मैंने आपको एक्सप्लेन की, लॉन्ग रन में तो जो पैदावारी सलाहियत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की जो रुपए की कदर है उसको डिटर्मिन करेगी। ये सारे काम जो है हमें करने हैं ताकि हम इस भंवर में से निकल सकें, ये जो पेरेनियल डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है इसमें से निकल सके मुल्क। अच्छा, मसला ये कि कब तक ऐसे चलेगा मामला? बिल्कुल यही तो सारी बात है। ये भी बता दें डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब सारा मसला हमारे सामने आ गया है और ये भी वाज़ेह है कि इस तरह काम नहीं चल सकता। कब तक चलेगा? तो फिर हल क्या है? और हम आप हुकूमत हम सारे मिलकर कुछ कर सकते हैं या इट्स होपलेस सीन? आपने बहुत ही अच्छा सवाल सामने रखा है। देखिए, हम अगर अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील कर दें, अगर हम अपनी लाइट्स को खुद बुझाकर कमरे से जाना शुरू कर दें, अगर हम अपनी बिजली की खपत को कम कर दें, अगर हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाना शुरू कर दें, तो हमारी इंपोर्ट्स जो कि बहुत बड़ा एक अंसर है पेट्रोलियम और एनर्जी का, वो कम हो जाएगा। सो आपका जो मुल्क है वो इन एनर्जी डिपेंडेंट इंटरनेशनली नहीं रहेगा। अगर आप अपने इकोसिस्टम को तब्दील करें और आप जाएं EV की तरफ, आप जाएं पूरे मुल्क को लेके ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो ये डिपेंडेंसी कम होगी। आप अपने मुल्क की अगर पैदावारी सलाहियत बढ़ाएंगे तो फिर आपको ये मालूम होगा कि एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ फूड सिक्योरिटी ही नहीं क्रिएट करेगा, बल्कि वो फूड को हमें एक्सपोर्ट करने की भी गुंजाइश क्रिएट करेगा। हम ये चाहते हैं कि हम IMF से पैसे ना लें। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन बढ़ाएं। 8.5-9% टैक्स टू GDP रेशो पे तो मुल्क नहीं चलेगा। सो ये सब काम हमें करने हैं। अगले 2-4-5 साल पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग होने चाहिए ये काम करने। क्या PIA आपने चलानी है 100 अरब का नुकसान कर रही है, PIA में 700-750 अरब का क्यूमुलेटिव नुकसान है। ये फंडामेंटल फैसले हैं जो मुल्क में सब ने करने हैं। अवाम ने साथ देना है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने करने हैं, एस्टैब्लिशमेंट ने करने हैं। सो एवरीवन हैज टू नाउ कम ऑन वन पेज एंड डिसाइड अबाउट दीज सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो पाकिस्तान को रोके हुए हैं। आखिरी बात ये भी कहूँगा कि ये भी सोचिए ना कि अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को इस तरह रखेंगे जो 2.5-3% के करीब होगी, तो हमारे जो एरिया के ममालिक हैं उन्होंने तो इसको आधा कर दिया है। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर हम ये चीज़ें हल करना शुरू करेंगे तो तभी बेहतरी की गुंजाइश पाकिस्तान में दिखाई। डॉक्टर साहब, और आपने तमाम ही पहलुओं का अहाता कर लिया कि एक तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, फिर ये तमाम मामला हमारे सोशल इश्यूज से भी जुड़ा हुआ है। हमारी डिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड इतनी ज़्यादा है, मतलब हमें अपनी तेल की खपत को भी कम करना पड़ेगा। हम EVs की तरफ कैसे चले जाएं? हम एक मोटरसाइकिल अफोर्ड नहीं कर पाते, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे अफोर्ड करें, फिर उसको चार्ज कहाँ पे करें? ये भी एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। सस्ती बिजली आनी पड़ेगी, हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, और वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब हमारे यहाँ वो भी लीडर गुजरे हैं रिसेंट पास्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाने पे दीगर सियासतदानों का मजाक उड़ाते थे, लिटरली मजाक उड़ाते थे, और उस वक्त शायद लोग उनकी बातों में आ भी जाते थे। लेकिन आज आप लाहौर जाके देख लें, और अब कराची में भी सिलसिला शुरू हो गया है। आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने अपनी गाड़ियां घरों पे खड़ी कर दी हैं, या तो वो ऑरेंज ट्रेन पे जा रहे हैं या मेट्रो बस पे जा रहे हैं या कोई और, ये जो अभी रेड बस पीपल्स बस है, क्योंकि जब सहूलत देंगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त आप किसी का मजाक उड़ाएं कि जी जब तक स्कूल नहीं बनाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे? भाई वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। इट इज नॉट ईदर और। सो अब आप देख लें ना कि मामला कहां जुड़ा हुआ है। और विजन भी कोई फार साइटेड होना पड़ेगा। ये बिल्कुल वक्ती तौर पे कि कल क्या होगा और परसों 6 महीने और साल, नो वी नीड टू रियली। इंडिया चांद पे पहुंच गया, अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और मुश्किलात में, और लोग अवाम जो है वो वैसे खत्म हो रहे हैं। वी नीड टू रियली ब्रॉडन आवर हम अब तक अपने बच्चों को ही चांद कहने पर इत्तेफाक किए हुए हैं, मतलब वी नीड टू मूव ऑन। मतलब हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो भी हैं, वो भी कहें, जरूर कहें। अच्छा, टॉकिंग ऑफ इंडिया बीइंग ऑन चांद, हाँ भारत पहुंच गया भाई चांद पर। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुज़श्ता शाम 5:45 पर चांद की सतह से टकराया। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में आपको पता ही है क्या विजुअल था, मतलब
हम एक जैसी जुबान बोलते हैं, हमारा रंग भी एक जैसा है, हमारे बालों का कलर भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी फर्क बहुत फर्क। बट एनीवे, फ्रॉम अ रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा, या रशिया ने कर लिया होगा, या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इंडिया दैट मैनेज्ड टू डू इट। यंगस्टर्स इन द सीन, अब आपकी पूरा रूम देखें ना, पूरा हॉल जिसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ हो रहा है। मतलब हम मुकाबले की बातें करते हैं ना, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें मुकाबला करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रेसिव मुकाबला। दुनिया का बाय द वे चौथा मुल्क है भारत। आपको लग रहा हो ना कि कब नील आर्मस्ट्रांग गए तो उसके बाद तो पता नहीं कौन कौन जा चुका होगा, नहीं अमेरिका, रूस, चीन इससे पहले जा चुके हैं, और अब इंडिया गया है। सो जनूबी हिस्से पे साउथ रीजन में उतरने वाला चांद ये दुनिया का पहला मुल्क है। मतलब उन्होंने भी वो पहला डालना था ना, तो आओ कोई और हिस्सा ले लेते हैं। बट गुड ऑन देम, एब्सोल्युटली वंडरफुल, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। सो ये वो एवेन्यूज़ हैं जहां हम मुकाबला कर सकते हैं अगर हम अपनी किचकिच से थोड़ा सा बाहर आ जाए। मूविंग ऑन, मूव ऑन ही कर जाते हैं, बेहतर इस टाइम यही है, अदरवाइज तो और हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भाई मसला ये है कि हर चीज़ की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी गैर यकीनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और वर्ल्ड कप से सिर्फ 1.5 माह पहले पीसीबी में एक और तब्दीली का इम्कान है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ज़का अशरफ श्रीलंका से वतन वापस लौट आए हैं, लेकिन वो कल पीसीबी ऑफिस गए हैं। ऑफिस नहीं ठीक है, हो सकता है बीमार हो सकता है, कुछ जुकाम नज़ला। लेकिन जुकाम नज़ला होता है ना, तो कुछ चेमागोइयाँ नहीं होती हैं। अच्छा, क्या हो रहा है? चेमागोइयाँ हो रही हैं। अब इत्तलात ये हैं कि बाकायदा चेयरमैन बनने से पहले ही ज़का अशरफ पर तलवार लटकने लगी है। ज़का अशरफ को जुलाई में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। अब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी बुनियादों पर होने वाली तमाम तकर्रियों को मनसूख करने की हिदायत कर दी है, जिस पर वजारत बैनुस्सूबाई राबता ने 2 नामों पर वज़ीर आज़म के अहकामात के लिए ख़त लिख दिया है। ख़त में ज़का अशरफ और फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन पीर सैयद अहमद नवाज शाह के नाम हैं, और ख़त के मुताबिक दोनों शख्सियात के मुस्तकबिल के हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस से मज़ीद हिदायत मांगी गई हैं। अगर ज़का अशरफ को ओहदे से हटा दिया जाता है तो पीसीबी में 1 साल में लिटरली ये तीसरी तब्दीली होगी। And not a good time for all these तब्दीलीज, by the way, with so many tournaments, important tournaments coming up. तो बिल्कुल ही ये तो अजीब सी बात है। Anyway, किसको पता है भाई कि क्या अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। भट्टी साहब, ये ज़रा अजीब सी बात है। मतलब ज़का अशरफ के तो कुछ महीने अभी गुजरे भी नहीं थे, और अब शायद उनको भी हटाने की बात हो रही है। पीर सैयद अहमद नवाज शाह का नाम आ गया है, जिनको उस तरह तो हम नहीं जानते। आप बताएं क्या हो रहा है? देखिए हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपने लाइन पे लिया। देखें, ज़का अशरफ साहब, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। उनको पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का 4 महीने के लिए चेयरमैन बनाया गया है, और 7वां वीक उनका शुरू हो गया है, तो अब उनके पास टाइम वैसे कम रह गया। और 4 महीने में अब ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, उसके मुताबिक तो उनकी कश्ती जो है वो तूफान में फंसी हुई है। लग नहीं रहा कि इस तूफान से वो निकल पाएंगे। दरअसल जब ये परसों लेटर मंजर-ए-आम पर आया, जो लेटर था तो 18 जून का, तो उसके बाद ज़का अशरफ की जो मीडिया टीम थी, पीसीबी की जो मीडिया टीम थी, उसने एक और खत मीडिया को जारी किया, जिसके मुताबिक 19 जून को ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से रिजाइन कर गए। हालांकि कल सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने एक तस्वीर डाली कि 21 जून को बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कोई सालगिरह का फंक्शन था, या कोई ऐसी तकरीब थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की, जिसमें वो एहसान मज़ारी जो फॉर्मर मिनिस्टर थे आईपीसी के, उनके साथ केक काट रहे हैं। तो उनकी देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी चेयरमैन आता है वो हुकूमत की आशीर्वाद से तो आता है, लेकिन ज़का अशरफ साहब चूंकि पीपुल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साल से मेंबर थे, तो वो बराह रास्त चूंकि ऑफिस बेरर है सियासी पार्टी के, इसलिए उन पर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन दूसरा जो उनके लिए सबसे बड़ा मसला है, जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, पाकिस्तान की 4 डिफरेंट हाई कोर्ट्स में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। एक केस जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चल रहा है,
उसमें तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्लियर कट उनको कहा है कि आप डे टू डे अफेयर करें, आप उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारी तकरूरियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो चुकी हैं और बहुत सारे ओहदों के इश्तारात दे दिए गए जो होने वाले थे, लेकिन अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें ज़का अशरफ साहब के लिए मसला है। फिर ज़का अशरफ साहब अब इलेक्शन इसलिए नहीं करवा पा रहे कि जो 2014 का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक पीसीबी चेयरमैन की जो तालीमी काबिलियत है वो कम से कम बैचलर्स डिग्री उसके पास होना जरूरी थी एज पर लॉ। लेकिन जो बता रहे हैं वो कहते हैं कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं, लिहाजा ये भी एक रुकावट उनके सामने है। तो ये मसाइल हैं और मसाइल के अंबार में घिरे हुए हैं। डिग्री का मसला है, पिटिशंस हैं, दीगर मामला। इस जी का जाना ठहर गया है, मतलब जी का जाना ठहर गया। और जो हमें पता चल रहा है कि नजम सेठी साहब ने भी अपना सूट वगैरह इस्त्री करवा लिया है। अच्छा, उनकी भी ये अगला सवाल मैं ये पूछने वाला था कि अब अगला लाइन में कौन लगा हुआ है, मतलब एलिवेटर के बाहर कौन खड़ा हुआ है, जो ये निकलेंगे तो वो एंटर होंगे। तो सेठी साहब मे कम बैक। जी, अभी तक अगर कोई अनहोनी नहीं होती, आपको पता है कि पाकिस्तान में आखिरी वक्त पे कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है, तो नजम सेठी साहब आएंगे। और चूंकि पिछली बार उन्होंने गलती कर दी थी, इलेक्शन नहीं करवा सके थे, मेरे ख्याल में वो जैसे ही आएंगे एक आध हफ्ते में वो इलेक्शन करके 3 साल के लिए पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये डज इट मैटर टू द टीम? क्योंकि अगर हम टीम की बात करें, ज़का अशरफ साहब अभी श्रीलंका से टीम से मिलके आए हैं, बाबर आजम से भी मिले हैं, बातें शातें हुई होंगी। टीम को मैटर करता है कि ये आए तो हैं, मिल भी लिए, लेकिन इसके बाद कुछ अरसे बाद ही विल बी नोवेयर और इनकी कोई खास से भी नहीं होगी, या फिर टीम यूज्ड टू है? देखें, हमारे प्लेयर्स अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो ये यकीनी तौर पर जो इन हाउस चेंजेस हैं उसमें उन पर असर तो पड़ता है। लेकिन आप अगर बाबर आजम से इंटरव्यू करें तो वो कहेंगे जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर है मीडिया के सामने वो हकायक बयान नहीं कर सकते। लेकिन टाइम इज वेरी क्रूशियल ना भट्टी साहब, मतलब फर्क तो चले पड़ रहा है। एशिया कप अब सर पे है, वर्ल्ड कप आ रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर क्रिकेट। और एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान ने होस्ट करने हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें सिक्योरिटी का भी एक मसला है। और आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत बड़े हैं और जो क्रिकेटर्स और पीसीबी के दरमियान एक चपकलिश चल रही है पिछले कई हफ्तों से, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 30 जुलाई को खत्म हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग पहले जब टेस्ट सीरीज चल रही थी उस वक्त भी श्रीलंका गए, उन्होंने कुछ ऑनलाइन भी प्लेयर्स के साथ मीटिंग की। अभी ज़का अशरफ साहब भी गए थे श्रीलंका हम्बनटोटा में, उन्होंने भी प्लेयर्स को यकीन दहानी करवाई। दरअसल क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल लीग्स में कम से कम पार्टिसिपेट करने दिया जाए। प्लेयर्स कहते हैं कि अगर आप हमारे वहाँ से माली नुकसान करते हैं तो आप हमें कॉम्पनसेट करें। जाहिर है वो इतना बड़ा अमाउंट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे नहीं सकता, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी हैं, वो उनको देखने। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पिछले 5-6 हफ्ते में जितनी तकरूरियां हो गई हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने एकदम से बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स और बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो काम करने वाली टीम थी उसको तब्दील करके अपनी मैनेजमेंट टीम लाए ज़का अशरफ साहब। तो ये भी एक जी भट्टी साहब, अब एक तो हम अपनी टीम की बात कर रहे थे, अब बाकी टीमें भी तो अब आना शुरू हो जाएंगी ना। पाकिस्तान में जो 4 मैचेस हैं एशिया कप के, तो नेपाल की टीम जो है वो पहुंच गई है। 30 अगस्त को पहला मैच जो है वो भी होना है। उनकी तैयारियां भी बता दें, मतलब ये एक बहुत बड़ा मरहला है जो कि पाकिस्तान अभी होस्ट कर रहा है। बाकी टीमें कब आ रही हैं ये भी आप हमें बता दें। इट डजंट मैटर कि मतलब एक हेड इधर से उधर हो रहा है और इतना कुछ हो भी रहा है अदरवाइज। देखें नेपाल की टीम तो इस वक्त कराची में है, आज उसका पहला प्रैक्टिस सेशन है। नेपाल ने फिर मुल्तान जाना है, जिस तरह आप बता रही थी कि 30 तारीख को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान पहला एशिया कप का मैच है। उसके बाद श्रीलंका ने आना है लाहौर, बांग्लादेश ने लाहौर आना है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा नेगेटिव तासुर मिल रहा है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड में जो अनसर्टनिटी है उसका, हम कहते हैं कि हम इतने बड़े टेस्ट प्लेइंग मुल्कों में हमारा शुमार है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान टीम ने परसों के मैच में परफॉर्मेंस दी है, अगले 2 मैचेस भी जीत गए तो पाकिस्तान वनडे रैंकिंग में एशिया कप से पहले नंबर 1 हो जाएगा। हम नंबर 1 टीम है दुनिया के
लेकिन हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। ट्रू ट्रू। यानी कि जाहिर है कि टेस्ट में तो हैं, वनडे में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस, और काफ़ी कुछ हमने सुन लिया, जान लिया आपसे। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इस्त्री किसने करवा ली है अपने कपड़ों पे दोबारा से वो चार्ट संभालने के लिए। ये चीज़ है ना, हम इन्हीं चीज़ों में फंसते रहेंगे और लोग चांद पे पहुंच रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, हम क्यों ऐसी चीज़ों में, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी एक बंदे को लगा दो और फिर लगा दो। अच्छा, वो चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन वर्ल्ड कप का स्केड्यूल नहीं फाइनल हो पा रहा है इंडिया से। वो वहाँ फंसे हुए हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कहते हैं जी 2 साथ नहीं करा सकते, कभी ये त्यौहार है, सिक्योरिटी होगी, वो है मसला। सो मतलब सर पे पहुंच गया है, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे तमाशाई पहुंचेंगे, कब वो टिकटें खरीदेंगे, कब होटल बुक कराएंगे, कब वीजे मिलेंगे अगर पाकिस्तान से किसी ने जाना है। लेकिन कुछ स्केड्यूल्स चांद पे पहुंच गए, लेकिन कुछ चीजें हो भी रही हैं, जैसे कि अब वार्म अप मैचेस का कुछ स्केड्यूल वो भी आ गया है। बाय द वे, आपको नहीं पता शायद, तो वर्ल्ड कप पता है, मैं आपको बताने दे रहा हूँ, आप बता दें। नहीं, मैंने नहीं बताना। अच्छा जी, पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा 29 सितंबर को। हम वार्म अप मैचेस की बात कर रहे हैं। दूसरा वार्म अप मैच होगा 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में। सो ये वार्म अप मैचेस का पोस्टर कह लें, इसे पोस्ट कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। सो ये स्केड्यूल इसका जारी कर दिया गया है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। बाय द वे अब्दुल्ला, 29 इज द स्टार्ट, और पहले दिन ही, मतलब जब से वार्म अप मैचेस शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान का वार्म अप मैच है। या सो 29 को हैदराबाद में है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका है इन गुवाहाटी, और साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का भी है, और फिर इंडिया का अगले दिन है। ओके, मूविंग ऑन। और भी बड़े मसले हैं, जैसे कि आपको बताएं। अच्छा, मूव ऑन करता है ना बंदा, तो मसलों से निकल के किसी बेहतर चीज पे जाता है। हम एक मसले से दूसरे मसले पे मूव ऑन कर रहे हैं जिंदगी में। ओके, हमने पिछले घंटे में इतने गाने शाने सुनाए हैं, लाइटन अप द माहौल किया है, मौसम का हाल बताया। मैं क्या करें, अब मसला है लेकिन तो मसला लिटरली है। ये कॉस्मेटिक ही है, बस हम ऐड करते हैं, अंदर तो काफ़ी मामला ख़राब है, इसलिए हम कोई एक आध गाना, कोई कॉमेडी क्लिप शामिल कर लेते हैं ताकि किसी को ट्रिब्यूट दे देते हैं, ताकि थोड़ा बेहतर महसूस करें हम सब मिलके। अदरवाइज तो देखिए, जो खबर है वो खबर तो देनी है आपको ना, अब क्या करेंगे भाई। अब दिल थाम कर बैठिए। वैसे एक और मसला भी था, दवाइयाँ नहीं है। हाँ, दवाइयाँ नहीं है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर समेत कई बीमारियों की अद्वियात मार्केटों से गायब होने की शिकायत बढ़ रही हैं। बाज़ मरीजों ने शिकायत की है कि ब्लैक में तमाम दवाएं मिल रही हैं, लेकिन मुंह मांगे पैसे तलब किए जा रहे हैं, मतलब ट्रिपल द अमाउंट। अब खबर मिली है कि रैप ने 25 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अगर इससे सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि ये इजाफा उस ब्लैक मार्केट में दिए जाने वाले पैसों से कम ही होगा, क्योंकि ये मसला अगर जल्द हल हो जाता है तो बहुत बेहतर था। और फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये व्हाट सेंस वुड इट मेक कि आप एक गोली बना रहे हैं 10 रुपए की, आप बेच दें 8 रुपए पे? कैसे बेच सकते हैं भैया? हाँ, मतलब आप जितना भी पब्लिक सर्विस कर रहे हो, इट्स अ बिजनेस। मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शन, गोलियां, इनहेलर, सिरप वगैरह शामिल हैं। मतलब नॉर्मल वो नीले वाला इनहेलर नहीं होता जी, वेंटोलिन, हाँ, वो नहीं मिल रहा था। वो आए, मैं उसके लिए, अम्मी के लिए मारा फिरा हूं कि माय फादर इन लॉ इज डिपेंडेंट ऑन इट, और हम मतलब हर शहर में पता कर चुके हैं। और एंड में क्या होगा कि कोई बाहर से आ रहा होगा तो हमें मंगवाना पड़ेगा, और फिर डॉलर का हिसाब किताब तो आपको पता ही है। ये जो चीज़ें हैं ना, वो आम आदमी को बिल्कुल तंग कर रही हैं। हुकूमत ने नई रजिस्टर होने वाली 25 दवाइयों की कीमतें मुकर्रर की हैं और इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। तमाम 25 नई दवाएं हैं और जो इससे पहले मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं थी। पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में नई दवा रजिस्टर की गई है। सादा पैरासीटामोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। सो ये सारे मामलात हैं। डॉक्टर अब्दुल गफूर, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे साथ हैं, और यही सवाल हम उनसे वैसे करना चाहते हैं कि क्या आपको, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये हमने पूरी एक बताया है कि हाल क्या है इस वक्त मुल्क में। दवाइयाँ मिल नहीं रही, ब्लैक मार्केट में बहुत महंगी मिल रही हैं, मार्केटों से गायब हो चुकी हैं। तो क्या आपके पास यही इंफॉर्मेशन है और PMA आगाह है? जी, हमें मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अद्वियात का बहरान जन्म ले चुका है, और बहुत सारी दवाएं जो हैं वो मार्केट से गायब कर दी गई हैं, और बड़ा मुश्किल जो हो गया है गरीब, स्पेशली उन लोगों के लिए
जो मुतवस्सित तबके से या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या गरीब हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा एक किस्म का प्रॉब्लम शुरू हो गया कि उनके दवाइयाँ न होने की वजह से, या वो लोग जो अपने उम्र के उस हिस्से में हैं जो पेंशन पे गुजारा करते हैं या रिटायर्ड हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा मसला है कि वो ख़ास करके उन बीमारी में मुब्तला होते हैं जो इनकी दवाइयाँ आजकल नहीं मिल रही। ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनकी बहुत सारी दवाइयाँ जो है मार्केट से गायब कर दी गई हैं। तो ये पीएमए ने अपने तौर पे बहुत पहले ही गवर्नमेंट को आगाह भी किया था और शॉर्टेज के बारे में बताया था और इदारों को भी लिखा कि इसके जो असबाब हैं उनको ज़रा देखें और ये मसला एक संगीन सूरत अख्तियार कर जाएगा जिसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट की बस की बात ही नहीं होगी। अच्छा, ये बताइएगा आपसे कि किस नौइयत की अद्वियात से मुताल्लिक शिकायत ज़्यादा हैं? समझते हैं आप कि ये क्राइसिस लोगों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकता है? किसी भी नौइयत की दवा हो, दवा तो चाहिए ही होती है इन एनी केस। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो ये ख़तरनाक सूरत हाल है जब आपके, मैं वो पहले बता चुका हूँ कि वो लोग जो बेचारे ओल्ड एज हैं, स्पेशली जिनकी बीमारियाँ जो है वो ज़्यादातर क्रॉनिक किस्म की होती हैं, जिसमें शुगर की दवाइयाँ हैं वो मार्केट से तकरीबन गायब हैं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर है, वो भी ज़िंदगी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो उनको दी जाती हैं उनकी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए, तो वो भी गायब हैं। इसी तरह से दमे की जो बीमारी है वो भी ज़िंदगी ले सकती है और अगर दवाई न टाइम पे खाई जाए तो ये इस किस्म की जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल ही गायब कर दी गई। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं जो इन्फेक्शन से या बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, कि जिसमें बुखार है, टाइफाइड है और इस किस्म की जो बीमारियां हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनका इलाज करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो भी आजकल बिल्कुल मार्केट से गायब होती जा रही हैं। अच्छा, अब ज़रा ये भी बात कर लें कि दवाइयाँ वैसे तो मिल नहीं रही, लेकिन ब्लैक मार्केट जो है वो बिल्कुल बड़ी अच्छी चल रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ब्लैक मार्केट बनने के बाद ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अब सेटअप हो चुका है। तो क्या हल करना है? कि हल यही होगा कि कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी कीमतें, उसके बाद क्या गारंटी है कि ब्लैक में नहीं मिलेंगी? हाँ, देखिए बहुत सारे मसाइल हैं जो गवर्नमेंट के मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना, या तो गवर्नमेंट करना नहीं चाहती या तो उसके बस से बाहर है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एजुकेशन और हेल्थ नहीं है तो उन पर क्यों वो तो ज़्यादा ध्यान दे। मसला ये है कि इस वक्त जो चोर बाज़ारी चल रही है, या जो मेडिसिन गायब कर देते हैं फिर उसको जो है मार्केट में ब्लैक पे बेचते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए इदारे हैं और इदारे सोए हुए हैं। या तो सोए हुए हैं या तो उनके कुछ अपने मफादात हैं जिसको वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो चाहते नहीं है कि दवाइयों को जो है मार्केट में लाया जाए और सस्ता बेचा जाए। तो ये मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है गवर्नमेंट का फेलियर है और उन इदारों का फेलियर है जिनका ये काम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल गफूर, और आपको भी बिल्कुल अच्छी तरह ये समझ आ गई है बात, क्योंकि दवाइयाँ हैं ज़रूर। अब ब्लैक मार्केट में अगर पड़ी हुई हैं तो दवाइयाँ तो थी ना, इट्स जस्ट दैट उन्होंने रख ली हैं। वैसे भी किस तरह कंट्रोल होती है ब्लैक मार्केट? जब आप दवाई लेने जाएँ तो पेनाडोल ही ले लें या एनीथिंग लाइक दैट, वो आप कहेंगे उनको दें, वो आपको 2 पत्ते देंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे देंगे तो आपको 10 पत्ते भी मिल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड। जो आपको पता है जो इम्पोर्टेंट दवाएं हैं वो 2-2 गोलियां दी जा रही हैं काट के। हाँ, मतलब एक दवा होती है, खैर एक है, आई वोंट टेक द ब्रांड नेम, अम्मी को रेगुलरली यूज़ करनी होती है, 1 पत्ता मिलता है उसका बमुश्किल। लेकिन जाहिर है कि आप ट्रिपल द अमाउंट लें तो फिर आप पूरे आपको ज़्यादा भी मिल जाते हैं, और ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है। और वो 1 पत्ता लेने का मतलब है कि आप कांस्टेंट ज़हनी अजियत का शिकार हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी तो आप क्या करेंगे। वैसे मैं कहता हूँ कि ये जो हालात हैं ये तो कभी भी नहीं, मतलब मेडिसिन, मतलब सिंपल एंटी बैक्टीरियल स्किन क्रीम, बच्चों को रैश हो जाता है ना, ट्यूसिडिन वगैरह, अगर कोई और इन्फेक्शन हो जाए स्किन पे तो वो लगाते हैं, वो नहीं मिल रही। ये कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब ये कोई बहुत ही कोई दुनिया की इजाद की किसी मुल्क से मिल रही हो नहीं, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये कॉमन मेडिकेशंस हैं, कॉमन ड्रग्स हैं जो कि अब नहीं मिल रही। और अब्दुल्ला ये यही है ना, चेक एंड बैलेंस, लैक ऑफ चेक एंड बैलेंस आप कर लें, कुछ नहीं मिलता। मतलब तो हम जो रोते रहते हैं ना, और हम जो कहते हैं कि ये खबरें कोई बेहतर खबरें नहीं है, अब लगता ऐसा ही है ना, आई एम सॉरी, कि सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकर्स इज एल्सवेयर, वरना इन चीज़ों पे क्यों ना हो, या फिर इज नोवेयर।
अच्छा जी, अभी हम बटग्राम से अपडेट देंगे आपको। बटग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जिस बहादुरी से अंजाम दिया गया वो अभी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और जिन अनथक कोशिशों से 8 कीमती ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं उस पर हर कोई दाद दे रहा है। बटग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। चेयरलिफ्ट का कंट्रोल रूम भी सील कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हीरो करार दिए जाने वाले जो नौजवान हैं उनका कहना है, हाँ, खुद पूरा यकीन था कि वो बचा लेंगे इन बच्चों को। دیر زیاد خوشحالم در این پاکلمانی دیر بینتایی خوشحالم در این خبره پسر اینجا پورا یقین موزم آزال من زکه زو پسی پخپل لاړم ما راوچت خدای راوچت کړ سبیلای مونږ جوړ کړو مونږ راوښته سیړل ان شاء الله ما خپل پوره کوشش کړو زه تل به شام نه شنګ او شنګ سیرو نه تل خالص دغه د کسانو په خالص تر او مزه دا نوم زنګو سیټ به چې دا مې کسان سیب زمون بچي بس مون کسان جون پکار دي ما به اول زمون نیکه کاروبار کو بیا زمون تر په خپل کاروبار کو صحیح شو پلار والد سمیم کړل او بیا نه بعد په 2013 پر ما سبق ویل تیر نه په خو دا کاروبار کوم حکومت نه دا مطالبه ده چې اول سر کې مولای نوکری سګون جې شو کې کاغه نه مولای د سامان راکی خیر لیکن نوکری نه مون نوکری بسم داسې مولای سامان پکار دي। अच्छा जी, फिर हुआ क्या? बटग्राम वाक़े के बाद हुकूमत भी जाग गई। ऑफ कोर्स आपको पता है ना, इट टेक्स समथिंग लाइक दिस फॉर देम ऑल टू वेक अप। और खैबर पख्तूनख्वा निगरान हुकूमत ने सूबा भर की चेयर लिफ्ट के मुआयने की हदायत कर दी गई है और तमाम अजला की इंतज़ामिया को एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने का कहा गया है। दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयर लिफ्ट की भी चेकिंग की जाएगी और चेयर लिफ्ट चलाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया से NOC लेना लाजमी होगा। ये हमेशा से होना चाहिए था, खैर नहीं हुए। और ऐसे में अब मंजूरी तक चेयर लिफ्ट जो है वो बंद कर दी जाएंगी, जो ये भी एक मसला है, ये बहुत बड़ा, यही तो बात है जो पहाड़ी इलाकों के रिहायशियों के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। क्योंकि भाई NOC तो आप करें, उसकी कोई डेडलाइन दें, आप हर चीज बंद क्यों कर देते हैं पहली सूरत में? भाई मतलब उन्होंने कह दिया जब तक NOC नहीं आएगी कि NOC नहीं चलेगा। कल तो नहीं आ जाएगा ना। NOC के लिए आप एक हफ्ते का टाइम दे दें कि भाई एक हफ्ते में आप NOC ले लें, अदरवाइज बंद कर देंगे। कौन सोचता है? क्योंकि अब NOC का भी मसला ये होता है कि अब nobody wants to take that responsibility to navigate in these areas। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, इस मुताल्लिक उनसे जानते हैं, हमारे साथी हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर। अबू बकर, KP में ऐलान तो कर दिया, बहुत से किए, पहले तो ये पता चलाना है कि बटग्राम में हुआ क्या था, गफलत किसकी थी, तो गिरफ्तार किए गए लिफ्ट ऑपरेटर से क्या मालूमात मिल सकी अब तक पुलिस को? इस लिफ्ट के मालिक और इसके ऑपरेटर को जो है वो पुलिस ने अरेस्ट किया है और बाकायदे तौर पर उन पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है और उस FIR में जो है 5 दफात जो है वो शामिल किए गए हैं। जो इब्तदाई तौर पर तफ्तीश की गई है जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये बात पता चली है कि एक तो जो है गैर मायारी रस्सी जो है वो इस लिफ्ट में लगाई गई थी और उस वजह ये भी एक वजह है कि ये जो वाक़या पेश हुआ है तो उसकी एक वजह ये भी है कि गैर मायारी रस्सी जो है वो लगाई गई थी। दूसरी जो FIR में भी जो बात सामने आई है और जो पुलिस से भी जो हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि मुतबादिल तौर पर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया था। जो लिफ्ट ऑपरेटर है या जो लिफ्ट ओनर है तो उन्होंने कोई मुतबादिल इंतज़ाम नहीं किया था, चूँकि जब आप कोई लिफ्ट लगाते हैं, वो डोली हो या चेयर लिफ्ट जो भी हो, तो मुतबादिल अगर कुछ इस तरह का वाक़या होता है, कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए कोई मुतबादिल हिकमत अमली जो है वो पहले से ही मुरतब होनी चाहिए। तो एक तो ये फैक्टर है कि कोई मुतबादिल इसके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया था और एक गैर मायारी रस्सी का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो इस वजूहात पे जो है लिफ्ट जो ओनर और लिफ्ट ऑपरेटर के ख़िलाफ़ जो है 5 दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल किया गया है। अच्छा, सही बात ये व्यूअर्स जस्ट लुकिंग एट देम अप क्लोज और हालत तो उनकी वैसे बुरी ही है, रंग शंग भी लगा होता है और ख़ासतौर पे दुनिया में भी स्विट्ज़रलैंड वगैरह में भी आप देखें एल्प्स वगैरह के ऊपर ये चल रही होती हैं चेयर लिफ्ट्स और बहुत आगे जा चुकी है ऑब्वियसली दुनिया। ये बताएं अबू बकर के अब हुकूमत के अहकामात की अगर हम बात कर लें तो क्या सूबे भर में उस वक्त तक ये कोई चेयर लिफ्ट वगैरह नहीं चलेगी जब तक हुकूमत मंजूरी नहीं देगी? क्योंकि वी आर जस्ट वंडरिंग कि लोग सफ़र कैसे करेंगे, ये तो ओनली यही गुजरने का रास्ता है और कोई है ही नहीं।
देखिए अभी तक तो हुकूमत की जानिब से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, डोली हो या जो भी चेयर लिफ्ट वगैरह हो, तो पाबंदी अभी तक नहीं लगाई। अलबत्ता ये बात ज़रूर कही गई है कि जितने भी ये लिफ्ट्स इस किस्म के लिफ्ट्स हो तो उसके लिए NOC लाजमी करार दिया गया है। जो भी अगर ये लिफ्ट बनता है तो इसके लिए लाजमी होगा कि हुकूमत से आपको इजाज़तनामा लेना होगा और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो वो पूरी करनी होगी, बाद में जो है आप लिफ्ट को चला सकेंगे। देखिए मलकंड और हसारा जो हमारे रीजन्स है तो ये यहाँ पर ऐसे इलाके हैं कि यहाँ पर चूँकि सड़कें भी टूट फूट का शिकार है, कोई ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादातर इलाकों में नहीं है, तो अमूमन तौर पर जो है इन इलाकों में इस किस्म डोली और जो चेयर लिफ्ट्स होती है तो यही ज़रिया है एक इलाके से दूसरे इलाके जाने के लिए। तो इस पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, हालांकि हुकूमत को जो है कोई मुतबादिल हिकमत अमली ज़रूर अपनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये बटाग्राम का वाक़या था कि तालीम के हुसूल के लिए बच्चे जो है वो जा रहे थे एक गांव से दूसरे गांव, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं बटाग्राम वाले वाक़ये की, अगर बटाग्राम का जिस गांव में अलई का गांव है जहां पर ये वाक़या पेश आया है, तो यहाँ से जो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो अगर बाय रोड आपने सफ़र करना हो तो तकरीबन 1 घंटे का फासला है, तो काफ़ी टाइम इस पर लग जाता है और दूसरी जानब कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो आपको ज़ाहिरी बात है पैदल ही आपको जाना पड़ेगा। आपको मैं एक दूसरा मिसाल कोहिस्तान का दे दूँ, वहाँ पर एक इलाका है और वहाँ पर जो है मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि वहाँ पर जो वाटर ड्रम है उसमें लोग सफ़र करते हैं, चूँकि सेम सिचुएशन वहाँ पर भी है, ना तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है और सड़कें भी टूट फूट का शिकार है, तो वहाँ पर ड्रम के ज़रिए जो वाटर ड्रम हम यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए जो है लोग सफ़र करते हैं, तो ऐसा काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर इस पर पाबंदी लगती है या इसको रोक लिया जाता है, तो ऐसा जो इलाके के लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल पड़ जाएगा। मैं आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक अबू बकर, मतलब ये कोहिस्तान में ये कनस्तर में ये मतलब सिर्फ ये तो 2 कुंडे वेल्ड किए हुए हैं इस कनस्तर के ऊपर, और ये कभी भी वेल्डिंग का टांका कोई लूज ना खुला तो वो ड्रम नीचे गिरेगा। उस ड्रम पे वो स्टिकर भी लगा हुआ है कि जिस कंपनी का वो ड्रम है, यानी बेसिकली कोई भी ड्रम उठा के उसको वेल्ड करके लगा लो और ये ह्यूमन कैनन की तरह इधर से उधर जा रहे हैं। ये सुसाइड है भाई, बहुत खतरनाक चीज है। और हाइट का डिफरेंस देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब दिस इज गिर गया तो वो रोल होते ही पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये बहुत खतरनाक बात है। अब वैसे फिट भी कैसे आ रहा है मैं हैरान हूँ। अब ये बता दें कि ज़ाहिर है कोई SOP तो होना ही चाहिए अबू बकर, असूली तरीक़ा तो यही है कोई रेगुलेशन हो, डोली लिफ्ट वगैरह जो केबल कार वगैरह है हुकूमत की मंजूरी के बाद ही चलें और अभी फौरी ब्लैंकेट बैन ना हो, क्योंकि अदरवाइज़ लोग तंग आ जाएंगे। सो ये अमल शुरू किया गया तो सारा प्रोसेस जो है कितने वक्त में आपको लगता है मुकम्मल हो जाएगा? ज़ाहिर है कुछ लोगों को भी टाइम दिया जाएगा कि भाई इस अरसे में अपने लाइसेंस वगैरह NOC वगैरह हासिल कर लें, ठीक करा के चीज़ें। वाक़या पेश आए बटाग्राम का, तो उसके फौरी बाद ही निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास हो जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। डोमेस्टिक लिफ्ट्स की बात नहीं हो रही, बल्कि अगर हम बात करें तो ओवरऑल तफरीही मकामात पर भी जो आप लिफ्ट्स देखते, चेयर लिफ्ट देखते, तो उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और ये इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया गया है कि 7 दिन में ये तमाम तर सिचुएशन का जायज़ा लिया जाएगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, DC हो या ADC हो या इवन असिस्टेंट कमिश्नर हो, तो वो बज़ात खुद जो है अमले के साथ म्यूनसिपल जो इंतज़ामिया है, टाउन म्यूनसिपल जो इंतज़ामिया है और दीगर जो माहिरीन है उसके साथ जाएंगे, वो जायज़ा लेंगे, रसीद देखेंगे कि वो मयारी इस्तेमाल की जाती है या दीगर जो फैक्टर्स है, तो उन तमाम तर फैक्टर्स का वो जायज़ा लेगी और 7 दिन में जो है वो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो पेश करेगी। उसके बाद जो है अगर तो एक चेयर लिफ्ट या जो इस किस्म के ज़राए है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, तो इस तमाम तर का जायज़ा लिया जाएगा। जो मायारी हो और SOPs पर पूरा उतरेगा तो उसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा, जो SOPs पर पूरा नहीं उतरेगा तो फौरी तौर पर उनको जो है बंद किया जाएगा और वो लिफ्ट जो है फिर नहीं चल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर। अच्छा, ये जो एक फुटेज, एक जो तस्वीर थी ना जहाँ केबल ऑपरेटर को अंदर किया हुआ है बिहाइंड बार्स एंड ऑल दैट, मुझे नहीं लग रहा कि उसका भी कोई खास कसूर होगा। दिस इज़ अ प्रैक्टिस ओवर देयर, मतलब इतनी कोई रेवोल्यूशन तो है नहीं, एड हॉक बेसिस पे चीज़ें चल रही हैं,
वो तेल शेल डाल के ठीक कर देता होगा। अंदर कर दिया आपने, कौन से पहले कोई रेगुलेशन लगाई? हाँ, तो इसको अब अंदर कर लो। पहले नहीं नजर पड़ी थी कि ये चीज क्या हो रही है और खुद ही जाके मदद कर दे। मैं हुकूमतों की बात कर रही हूँ, तो अब उसको पकड़ने की क्या जरूरत है? मतलब कोहिस्तान में ड्रम चल रहा है ये बुलेट की तरह, जाए उसको भी पकड़ ले। कहने का मतलब है उसको तो तब पकड़े जब आप अपना कोई निजाम दे सकें भाई। किसी को भी तब पकड़े जब आपने कोई ब्रिज बनाया हुआ। आई एम सॉरी बट वी हैव बीन थ्रू दीस एरियाज मनी टाइम्स एंड आवर फ्रेंड्स। कोई सड़कें नहीं है यहाँ पे, कोई निजाम नहीं है मवासलात का। भाई चीज़ ऑलरेडी ये एक बहुत ही रिस्की है, लेकिन क्या हुकूमतें कोई ऑल्टरनेट दे सकें? अगर नहीं दी तो अब अंदर करने की क्या ज़रूरत है? अब कुछ प्रोवाइड कर दें। तो आई प्रोटेस्ट पे उस बंदे को छोड़ देना चाहिए। इन एनी केस हम ब्रेक। अच्छा जी, ये साहब खान नहीं, हम ब्रेक का बहुत सारे लोग पता कर रहे हैं, कुछ लिटरली कुछ सियासी लीडरान हैं। साहब खान जो रेस्क्यूअर था, रेस्क्यूअर जो है, अभी तक हुकूमत की तरफ से तो आई वंडर कोई तमगा कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कुछ और अलग इंडिविजुअल्स हैं जो जिनका सियासत से भी ताल्लुक है, कारोबारों से भी है, वो लोग हमसे राब्ता नंबर मांग रहे हैं। तो हम इनका राब्ता नंबर अरेंज करके कर रहा है कि या तो उसको कोई नौकरी दे दें या फिर कुछ पैसे से कुछ रिवॉर्ड हो जाए, सो ही कुड एक्चुअली कंटिन्यू विद, क्योंकि इतना करेज चाहिए। ये इनहेरिटेंस का काम है, वो ये करना चाहता है, बट यू नो ये नौकरी रेस्क्यूअर बनना चाहता है। सो हम इसके लिए इंशाल्लाह हम ही कुछ कर देंगे, ट्रेनिंग दें प्रॉपर, क्योंकि अगर किसी को बेसिक इंग्रेडिएंट्स इंसान को चाहिए ना करेज के, वो तो इस लड़के में है। So he's already equipped with that. So we have his number and we are passing it on to the relevant people. वो इसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं। Yeah.